तो टोटल टॉर्क अगर हम निकाला जाए, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 टाउ 2 एंड सो ऑन टाउ n। वैल्यूज अगर पुट की जाए तो टाउ 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टाउ 2 क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा। तो कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है अल्फा लिया जा सकता है m1 r स्क्वायर बट m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर और कॉमन लेके अल्फा। अब अगर आपको याद हो, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r स्क्वायर। ये हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये जो बीच में बन गया, ये क्या बन गया, समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू में अल्फा। और ये किसके बराबर होता है, ये आई के बराबर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिलेशन हमारा आ गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हम बेसिकली रिलेशन निकाल रहे थे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के बीच में, मतलब टाउ के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे। तो ये था, हम रिलेशन निकाल रहे हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। वी हैव, हमने माना है कि एक सिस्टम है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसके पास, उन सभी पार्टिकल्स का मास m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn है, और उनका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है वो r1 r2 एंड सो ऑन rn है रिस्पेक्टिवली। तो अगर एक पार्टिकल की, हम पहले पार्टिकल की बात करें तो लीनियर एक्सीलरेशन a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा है। तो फोर्स अगर लीनियर निकालोगे तो f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। दैट इज, अगर एक्सीलरेशन की जगह वैल्यू पुट करोगे तो m1 r1 अल्फा होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। टॉर्क अगर की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू f इंटू आर होता है। f फोर्स है, दैट इज m1 r1 अल्फा। जो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी है। तो m1 r1 अल्फा इंटू में r1, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। तो इसी तरीके से सभी पार्टिकल पे लगेगा। तो टाउ 2 जो आएगा वो m2 r2 स्क्वायर अल्फा होगा। इसी तरीके से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आएगा। फिर हमने टोटल निकाला, तो टोटल निकालने के लिए सभी का ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो आप अल्फा को कॉमन ले लोगे, फिर अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। अब ये होता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर इसका जनरलाइज फॉर्मूला बनाया जाओगे तो समीशन एम आर स्क्वायर होगा। अभी आपने क्लास में देखा होगा। तो समीशन एम आर स्क्वायर अल्फा और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में रिलेशन आ गया। सभी को समझ में आया? ईशा, करुणा, सुमन, यशस्वी। यस सर। ईशा, एग्जाम खत्म हो गए? नहीं सर, कल है और उसके बाद 2 और रहते हैं। अच्छा, चलिए। करुणा, सुमन। यस यस सर। सर। हो गया क्लियर? ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए, जब नोट कर लो तो बता दो। चैप्टर काफ़ी लंबा खिंच रहा है, इसको जल्दी से ख़त्म करना है, तो जल्दी से नोट करेंगे। थोड़ा ही रह गया, ज़्यादा रह नहीं गया। मे बी आज हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा। डन सर। सर डन। डन, ठीक है। तो इसी तरीके से नहीं सर। अच्छा अच्छा।
सो डन। तो इसी तरीके से एक और रिलेशन निकालना है, दैट इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। जैसे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है, इसी तरीके से एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। वो भी हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हो जाएगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बस यहाँ पे अल्फा का यूज यानी आई ए का यूज, एक्सीलरेशन का यूज हो रहा था, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वी का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं अगेन कि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मोमेंट ऑफ रिलेशन हम किस में निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम मान लेते हैं हमारे पास अगेन एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और सभी का मास m1 m2 एंड n1 है, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो r1 r2 एंड सो ऑन rn रिस्पेक्टिवली उनके पास है। तो अभी हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं। लीनियर वेलोसिटी अगर देखा जाए तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता था। ये तीन रिलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो। s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इन्हीं का हम यूज कर रहे हैं। चैप्टर 4 में भी बताया है, और इस चैप्टर में भी एक बार की एक क्लास में मैंने बताया है, जिसमें हमने रोटेशन के क्वेश्चन किए थे। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन अल्फा। अब मोमेंटम की बात हो रही है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का ही रिलेशन है। तो लीनियर मोमेंटम यानी जिसको हम p1 से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, m1 v1, मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। v1 की वैल्यू पुट करोगे तो m1 r1 और ओमेगा। ठीक है, अब p1 इज इक्वल टू m1 v1 इंटू में हमारे पास v की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो क्या आ गई, m1 r1 ओमेगा। अब हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी कि L1। तो L1 इज इक्वल टू जिसके लिए जिस तरीके से टाउ इज इक्वल टू एफ आर था, उसी तरीके से L इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर, ये हमने पढ़ा है। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 R1, और P की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है M1 R1 ओमेगा इंटू में R1। तो हमारे पास L1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, L1 इज इक्वल टू मिल गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। तो सिमिलरली L2 और Ln मतलब सभी पार्टिकल्स का हम निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास L2 क्या आ जाएगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, एंड सो ऑन। हमारे पास Ln पार्टिकल्स के लिए क्या आ जाएगा, Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली डेरिवेशन सिमिलर है, बस सिंबल्स चेंज होते जा रहे हैं। तो टोटल अगर आप निकालोगे तो टोटल इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन द सिस्टम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन द सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड सो ऑन प्लस Ln। तो ये वैल्यू अगर आप रखते हो तो हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आपके पास L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 की जगह आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन प्लस Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। अगेन आप ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Mn Rn स्क्वायर इंटू में ओमेगा, क्योंकि कॉमन लिया आपने ओमेगा। ओमेगा कॉमन लोगे तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या होगा, ये सिंपल ये फॉर्मूला किसका आ गया, एंगुलर मोमेंटम यानी समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ये ओमेगा। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आई ओमेगा, ये अगेन रिलेशन आ गई जिसमें I इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर है।
अगेन वही चीज करिए हमने, कुछ अलग नहीं किया। एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी आ गया है, वेलोसिटी इक्वल टू r1 ओमेगा होता है। और लीनियर मोमेंटम देखोगे तो p इज इक्वल टू m1 v1 होगा। तो v की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है r1 ओमेगा, फिर l इज इक्वल टू पी आर होता है, तो p की मोमेंट वैल्यू पुट कर दी है और l हमारे पास आ गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरीके से सभी पार्टिकल्स का आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो वो आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और n पार्टिकल्स का हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। टोटल निकालोगे तो सभी को ऐड कर दोगे, सभी को ऐड करने के बाद कॉमन ले लोगे ओमेगा को, और ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके जगह पे आप आई की वैल्यू पुट कर दोगे, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। क्लियर? यशस्वी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था बट आई गेस आपको क्लियर है। ईशा, करुणा, सुमन, क्लियर है? यस। हाँ, तो रिलेशन हमारे पास क्या है, हम रिलेशन निकाल रहे हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। तो जिस तरीके से पीछे वाली डेरिवेशन में हमने किया था वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे पास हमने मान लिया कि सिस्टम का पार्टिकल है, सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसके हर पार्टिकल्स का मास m1 m2 mn, और उनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो r1 r2 एंड rn रिस्पेक्टिवली। हमने माना कि हम एक पार्टिकल यानी पहले पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी निकाल रहे हैं v1। तो ये रिलेशन हमने पढ़े हुए थे, रब कर दिया मैंने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जिस तरीके से a इज इक्वल टू आर अल्फा है, उस तरीके से v इज इक्वल टू आर ओमेगा है सर्कुलर पाथ के लिए। तो वेलोसिटी आ गई पहले पार्टिकल की v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। उसी तरीके से अगर मोमेंटम निकाले तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर पुट करते हो तो m1 r1 ओमेगा हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, l इज इक्वल टू पी आर होता है। तो p की वैल्यू हमने यहाँ m1 r1 ओमेगा निकाला है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया m1 r1 ओमेगा इंटू r1। तो फॉर्मूला हमारा फाइनली क्या बनता है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ये पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकलता है। तो इसी तरीके से सभी पार्टिकल्स का निकल जाएगा, L2 का निकल जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, Ln का निकल जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। और अगर इनका ऐड करोगे तो आपको ऐड करने के बाद ओमेगा कॉमन ले लोगे, टोटल निकालना है तो टोटल क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो ओमेगा को कॉमन ले लेना है, ओमेगा को कॉमन लोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा, और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा तो ये आगे किसकी वजह से, क्योंकि आई जो है वो समीशन एम आर स्क्वायर के बराबर है। हमारा रिलेशन आ गया आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो हमें निकालना था। क्लियर यशस्वी? तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट्स के लिए मैंने आपको बोला है कि पीडीएफ में भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो नोट्स का इतना इशू तो नहीं है। मेन यहाँ है आप क्लास ले रहे हैं तो समझना जरूरी है, तो समझने की कोशिश करें और नोट से क्रॉस चेक जरूर करें, और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस जरूर करें। आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आई नो, आप लोगों की क्लास रखनी पड़ेगी अलग से। कोई नहीं, चलिए पहले आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर रखते हैं। कर लिया नोट डन सभी ने? सर। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लिया तो चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और टॉर्क ऑफ वैल्यूज लिखते जाएंगे। और टॉर्क ऑफ 20 नहीं 2, a torque of 2 into 10 raised to power minus 4 Newton meter is applied to produce an angular acceleration of 4 radian per second square in rotating a body. सर नोट कर लिया सभी ने? नहीं सर, एक बार और बोल दो। अरे ये नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ, ये नोट कर लिया सभी ने, मैं लिख रहा हूँ। तो टॉर्क क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमारे पास जो टॉर्क है, a torque of 2 into 10 raised to power minus 4 Newton meter is applied to produce an angular acceleration of 4 radian
per second square in a rotating body, what is the moment of inertia of the body? तो moment of inertia निकालना है, I निकालना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है, आपने अभी रिलेशन निकाला, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन में अल्फा। तो टाउ हमारा क्या है, टाउ है हमारा 2 इंटू 10⁻⁴ -4, और अल्फा दे रखा है 4 रेडियन। तो 4 रेडियन, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 0.5 इंटू 10⁻⁴, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁴ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा, एसआई यूनिट, एनीवन? सर केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर, यहीं से है, देखो केजी, मास केजी और डिस्टेंस मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गई आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, तो पता है, हमने सीधा डायरेक्ट रिलेशन यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ऑटोमोबाइल है जो मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी कि इनिशियल स्पीड दे दी, ठीक है, क्या दे दी, इनिशियल स्पीड दे दी, u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 24, तो ये 3 से गया, तो कितना बचा ये 15। तो 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.35 मीटर। तो व्हील जो है इसका, वो उसका रेडियस दे रखा है, दैट इज 0.35 मीटर। तो व्हाट इज द एवरेज नेगेटिव टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक टू अ व्हील, यानी टॉर्क निकालना है, नेगेटिव टॉर्क निकालना है। नेगेटिव टॉर्क व्हील इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड। तो ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई, और टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। तो वही बात है, आप लोगों को मैं कितनी बार बोलता हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल करें तो उसको उसकी गिवन वैल्यूज को जरूर लिखें। गिवन वैल्यू से काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाता है, क्या निकालना है, क्या गिवन है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कौन सी रिलेशन अप्लाई करें। तो और आगे बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 kg मीटर स्क्वायर। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 दे रखा है। तो देखिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। और आई अल्फा अगर आपको निकालना है तो आई तो चलो गिवन है, बट अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। अगर मैंने आपको बताया था कि हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही अगर एंगुलर में होगा तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट हो जाएगा, और प्लस अल्फा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टी। एक रिलेशन आ रहा था बाय लिनियर रिलेशन, ये लिनियर था, ये एंगुलर था, तो यहाँ हम ये यूज कर सकते हैं। अल्फा का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा, पर ये अलग केस है जब आपको एक कांस्टेंट स्पीड दे रखी हो, तो उस बेस पे आप इसको निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो थोड़ा सा हमें ये वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा एक्सीलरेशन का। जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें ये, और नहीं दे रखी है तो ये, ठीक है। तो अब देखिए, हमें अगर ओमेगा तो 0 है, क्योंकि v 0 तो ओमेगा 0 हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो गया। ओमेगा नॉट 0 नहीं कह सकते क्योंकि इनिशियल स्पीड जो है वो 15 है,
ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल स्पीड अगर 15 मीटर पर सेकेंड है तो इसको ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, u अपॉन में r। अब आप बोलोगे सर ये रिलेशन कहाँ से आ गया? अभी मैंने 3 रिलेशन बताए थे, s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना, जो ये वाला रिलेशन है। तो यहाँ से अगर ये वाला रिलेशन देखो तो v इज इक्वल टू आर अल्फा, तो यहाँ से आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर आ जा रहा है। तो ये ओमेगा है यानी फाइनल वेलोसिटी, हमें ओमेगा नोट चाहिए, तो ओमेगा नोट इज इक्वल टू यू बाय आर हो जाएगा। तो ओमेगा नोट इज इक्वल टू यू बाय आर, तो यू हमारा ये रहा और आर हमारा ये रहा। तो इसको अगर आप पुट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 अपॉन में 0.35 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें अल्फा निकालना होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस रिलेशन के बीच में, बेस पे ओमेगा माइनस ओमेगा नोड अपॉन में टी। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा हमारे पास क्या है 0, क्योंकि वी 0 था। अगर इस फॉर्मूले से वी 0 पुट करोगे तो ओमेगा 0 आएगा ना। तो 0 ओमेगा नोट क्या है आपका 15 बाय 0.35 अपॉन में टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो अगर इसको देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 0.35 इंटू 15। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया। देखो कई बार वैल्यू ना कट करने का भी फायदा होता है, वैल्यू बाद में अपने आप ही कट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है बाद में। आप देखो मैं अगर यहीं डिवाइड कर देता, यहाँ टाइम जाता, फिर यहाँ पे डिवाइड करता तो अलग टाइम जाता। 15 से 15 कैंसिल हो गया, इजी हो गया मेरे लिए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 से 15 कैंसिल, पॉइंट हटाओगे तो 100 बाय 35 माइनस विच इज इक्वल टू कैन बी 5 2 जा और 5 7 जा, तो 20/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा क्या निकला, अल्फा निकल गया। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या निकल गया 20/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा हमारा निकल गया है, कैलकुलेट कर गया। अब अल्फा निकल गया है तो हमारा टाउ आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, पहले यहाँ तक बात बताइए कि समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है सर। सभी को क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पे इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है कि हमने क्या किया है, हमने अल्फा निकाला है बाय दिस रिलेशन जिसमें ओमेगा नोट की वैल्यू पुट करी है, जो कि हमारा अल्फा आया है 20/7 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हमें क्या निकालना है, टाउ निकालना है ना, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा। तो आई हमें दे रखा है 3 इंटू में अल्फा हमने निकाला है 20/7, तो ये 3 दूनी 6 60/7 टाउ है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो 20/7 इज न्यूटन मीटर टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आप लोगों का आंसर कुछ आ जाए, मे बी 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 8.57 आई गेस। तो यहाँ तक बात क्लियर है, न्यूमेरिकल कैसे किया हमने इस न्यूमेरिकल को। यस सर। देखो ये अच्छी बात है, न्यूमेरिकल आप कर रहे हो। मैं सबसे आपको बहुत टाइम मतलब अब इतने टाइम हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए, तो हमेशा ये कहता हूँ कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और 1 घंटे की क्लास में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल करना है, तो मैं एक टाइप के न्यूमेरिकल करा देता हूँ। बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाकी न्यूमेरिकल्स आप करें। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने नोट्स में डाले हुए हैं, बट इट्स बेटर कि आप और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट वे टू एनहेंस योर सेल्फ। तो मैंने रिकमेंड भी कर रखी है बुक एस.एल. अरोड़ा, तो एस.एल. अरोड़ा लो, उससे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। चाहे सेकंड हैंड लो, सेकंड हैंड भी इनफ है, जरूरी नहीं है नई खरीदने के लिए, जस्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए तो सेकंड हैंड भी काफ़ी है। वो भी नहीं हो पा रहा है तो यूलाइक कहीं से अरेंज कर लो, यूलाइक भी इनफ है। मतलब
आपको लग रहा हो कि एसएल बहुत ज़्यादा है तो यूलाइक भी ले सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, यूलाइक भी ले सकते हो, उससे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। उससे काफ़ी हद तक यूलाइक से ये होगा कि आपके कॉन्सेप्चुअल जो कि थ्योरी बेस्ड आंसर होते हैं, न्यूमेरिकल, ये दोनों ही हो जाएंगे। एसएल में क्या है कि एसएल में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, और ज़्यादातर स्कूल के टीचर, प्राइवेट स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट के भी करने लगे हैं आजकल, प्राइवेट स्कूल के टीचर एसएल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बच्चे फिर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, सर क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, जैसे कमल पब्लिक स्कूल है ईशा। सर हमारे टीचर तो कह रहे थे वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ले लो। तो वैसे वो ले लो, कोई भी ले, देखो मेन अब आपके देखो, मैं बता दूंगा तो वो मैं एक जनरलाइज बता रहा हूँ, आपके स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सर लेने के लिए। वो तो सीधा अपने लेवल पे बताने लग जाते हैं ना कि तुम यही ले लो, वो सीधा हमें एकदम हाई लेवल पे बताने लग जाते हाँ हैं। तो वो ले रहे हैं, वो इसलिए तो बोल रहे हैं, तो ये भी है, तो आप वो ले लो, क्योंकि बेटर है कि 11th में वो उसी से क्वेश्चन कराएंगे, तो इट्स बेटर कि उसी से पढ़ लो, क्यों फिर मार्क्स कम आए फिर बाकियों की बातों सुनो, तो ये बेटर है कि उन्हीं की सुन लो, स्कूल वालों की सुन लो। 12th में तो फिर सर आप, मार्क्स का तो 11th में कोई इतना इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत है। हाँ 12th है हाँ विंडो भी। हाँ, तो यही मैं सबको कहता हूँ कि मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 11th में। 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यही है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कि अगर ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मेन ये दिक्कत है, 11th के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला, फिर 12th में फिर स्कूल के टीचर की कुछ चलनी नहीं है, फाइनल मार्क बोर्ड एग्जाम होने हैं, और वो स्कूल के लेवल पे ही आना है, कुछ अलग नहीं होना। ठीक है। और इस साल तो हमारा सिलेबस भी कटवा दिया जो 12th में कवर अप करना है काफी। हाँ तो सिलेबस का, 12th का तो सिलेबस उतना ही रहेगा, अब जो टीचर अगर आपको बी के लिए जितना पढ़ा रहा है उसके आगे थोड़ा सा फिर आगे चल के वो ऐड करवाएगा, बट मैं तो आपको सभी करवा रहा हूँ, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करें, एग्जाम्स खत्म हो प्लीज़ न्यूमेरिकल सर प्रैक्टिस करें। मैंने न्यूमेरिकल्स वो आपके मतलब जब मेरा फिजिक्स का पेपर था तो मैंने आपके नोट से ही सारे आज ज्यादा न्यूमेरिकल्स करे थे, और वो भी तो मेरे को कुछ न्यूमेरिकल्स जो ना डाउट्स भी थे, तो आप एक अच्छा, बार ना डाउट क्लास लेके मेरे हाँ क्लियर मैं कर डाउट देना, और वो जो डाउट क्लास, पेपर पेपर वाले क्वेश्चन है ना वो भी बता देना। ठीक है ठीक है, डाउट क्लास रखूंगा, कल क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने आज क्लास रख दी, अदरवाइज संडे को आप डाउट क्लास हुआ करेगी आप लोगों की, आप लोगों का क्या है कि सिलेबस वाइड हो जाता है, तो डाउट नहीं हो पाते, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो इसलिए आप एक एक्स्ट्रा क्लास में संडे को रखा करूंगा। ठीक है, तो आप लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। क्लियर। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये चैप्टर बस खत्म होने की कगार पे ही है, थोड़ा सा ही रह गया है, बट हमें अच्छे से करना है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 kg, फ्लाई व्हील आप समझ लीजिए कोई व्हील है, ठीक है, तो 25 kg का है, हैज अ रेडियस ऑफ 0.2 मीटर, तो इसका रेडियस है 0.2 मीटर, मास हो गया 25 kg, और रेडियस हो गया, दैट इज रेडियस, रेडियस ऑफ 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर इसका रेडियस है। What force should be applied tangentially to the rim of the flywheel so that it acquires an angular acceleration of यानी कि अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा कितना बोल रहा है कि 2 रेडियन पर सेकेंड हो जाए, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, ये इसने बोला है। ठीक है, तो मास आपके पास गिवन है, रेडियस आपके गिवन है, अल्फा आपके गिवन है, आपसे बोल रहा है क्या फोर्स लगाएं टेंजेंशियली। देखो टेंजेंशियली का मतलब क्या है कि मान लो ये फ्लाई व्हील है और इस पे आपने ये फोर्स लगाया टेंजेंशियली, ये ठीक है, और ये वाला पॉइंट व्हील जो है इस पॉइंट पे फिक्स है, तो क्या होगा कि जब आप टेंजेंशियली फोर्स लगाओगे तो ये व्हील घूमेगा, तो घूमेगा तो इसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा आएगा, है ना। अगर आप टेंजेंशियली फोर्स लगाओगे तो व्हील घूमेगा और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो इसके अंदर टॉर्क भी आएगा, इसके अंदर टॉर्क भी आएगा। ठीक है, टॉर्क भी आएगा, तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझने का है कि टॉर्क भी आएगा, तो अब टॉर्क के फॉर्मूले हमने क्या पढ़े, एक टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है एफ इंटू में आर, एक हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है एफ इंटू में आर यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पढ़ा है ना, ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेडियस। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, और एक अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा जस्ट आज की क्लास में, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा,
टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टाउ के बारे में वो पूछ नहीं रहा है, फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है। फोर्स निकालना है तो हमें रिलेट करनी चाहिए होती हैं चीजें। तो अगर हम रिलेट करेंगे तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा, और फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई अल्फा अपॉन में आर, है ना। रिलेशन आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है प्रैक्टिस। यही इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब काफी। अब ये तो मैंने बताया नहीं था कि ये भी फॉर्मूला बन सकता है, बट न्यूमेरिकल के बेस पे आप ये सीख गए। ठीक है, और इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराएं कि कोई न्यूमेरिकल आपने देखा और वो हो नहीं रहा है। अभी नई नई चीजें हैं, होने में टाइम लगता है। मैथ का क्वेश्चन आपको बताया जाता है तब होता है, इसीलिए आंसर्स देखने में कोई हेजिटेशन नहीं है। आप क्वेश्चन देखो, अपने आप समझो। नहीं समझ आ रहा है तो एक सॉल्यूशन देखो और उसमें समझो कि कैसे कैसे किया है। फिर वो चीज आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आपको मिलेगा तो फिर आप कर सकोगे। तो मेन ये मोटिव है कि आप देखो, करो, सीखो, तो फिर आगे उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक है, इसका मोटिव ये नहीं है कि आप न्यूमेरिकल अभी मैं दूं और आपसे सॉल्व हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराएं। तो हमारे पास ये हो गया। अब आप बोलोगे सर आई तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अल्फा गिवन है और आर गिवन है, आई गिवन नहीं है। अब देखो बेटा, अभी हमने सीखा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था अभी लास्ट क्लास में निकालना। तो व्हील इज लाइक क्या हो गया, डिस्क हो गया। डिस्क सीखा था ना, व्हील डिस्क का केस, रिंग का केस, डिस्क का केस। तो आपको ना एनसीईआरटी में एक चार्ट बना होगा, वो चार्ट लर्न करना है। ये जो हम तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, आई। तो हम बात कर रहे थे डिस्क। तो डिस्क की जब हम बात कर रहे थे तो डिस्क हमारा क्या हो गया कि हमने डिस्क वाला केस किया। तो मैं बोल रहा था जो चार्ट एनसीईआरटी में चार्ट है, एक चार्ट बना होगा जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे होंगे अलग अलग एक्सिस के अबाउट। तो वो चार्ट आप एक बार लर्न कर लेना। तो यहाँ पे व्हील है, व्हील मतलब डिस्क, और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट जो होता है वो हमने क्या निकाला था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय टू हमने डिस्क का निकाला। यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा बाय टू आर। तो एक आर कट गया, तो क्या बचा, एम आर अल्फा अपॉन में टू। अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एम हमारे पास 25 kg इंटू में आर हमारा 0.2 मीटर, अल्फा हमारा इंटू टू अपॉन में टू। तो ये आपका कितना हो गया, 25 दूनी 50, तो 5 न्यूटन क्या आ गया, फोर्स आ गया। 5 न्यूटन क्या आ गया, आपका फोर्स आ गया। ये क्लियर है सभी को कैसे हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी कॉन्सेप्ट हो चुका है, जो न्यूमेरिकल हमने किया है उससे पहले वाले कॉन्सेप्ट भी। तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकाल रहे हो तो हमारे पास एज हमें गिवन है कि जो टाउ होता है वो dl बाई dt होता है, जो हमने रिलेशन पढ़ा है। इफ मान लीजिए कि टाउ एक्सटर्नल जो है वो टोटल जो टाउ लग रहा है उसके ऊपर वो जीरो है, तो इट मीन्स कि dl बाई dt क्या है, आपका जीरो है। अब किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, किसी का डिफरेंशिएशन जीरो जब होता है जब वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब l यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है।
एल अगर कांस्टेंट है तो एल का भी रिलेशन आपने पढ़ा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। और आई ओमेगा कांस्टेंट आने का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू प्रोडक्ट, इनिशियल प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो सकती है, इंडिविजुअली आई और ओमेगा चेंज हो सकता है, पर इनका प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 से 4 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम 4 से 2 हो गया, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, बट इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये कहता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि व्हेन द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज जीरो, द total angular momentum of the body is conserved. This is law of conservation of angular momentum. ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज हम देख सकते हैं प्लैनेटरी मोशन में, प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन कैसे देखोगे, जैसे देखो जो प्लैनेट्स हैं उनका जो मोशन है वो सन के अराउंड इवन नहीं है, एक बार वो दूर जाते हैं और एक बार पास आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज हो रही है ये बेसिकली अगर आप देखो तो एक ग्रेविटी इफेक्ट है, तो बट उसमें जब बॉडी घूम रही है तो घूमते समय क्या है कि यहाँ पे बॉडी जब दूर जाती है तो उसकी वेलोसिटी यानी कि रेडियस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अब रेडियस अगर इंक्रीज हो जाता है मतलब कि ये अब अगर हम देखें रेडियस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आर, है ना। अगर रेडियस इंक्रीज हो जाता है तो बेसिकली उसका ओमेगा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब अगर ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम द रिलेशन ओमेगा, अगर देखो तो अगर ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा में क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। तो अगर ये डिक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया तो वो तेजी से रोटेट करने लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही वो पास आएगा रेडियस डिक्रीज हो जाएगा तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। The angular velocity of a planet revolving in an elliptical orbit around the sun increases when the comes closer to the sun because its moment of inertia about the axis through the sun decreases, ठीक है। यानी सन के अबाउट वो डिक्रीज हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे समझ रहे हो, मैं जैसे लेट से एक और तरीका होता है समझाने का, जैसे ये सन है और ये प्लैनेट है, तो अभी क्या है ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे दूर गया फिर क्लोज आया, फिर दूर गया फिर क्लोज आया, ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो जब अगर वो क्लोज आ रहा है, जब वो क्लोज आ रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस कम हो गया, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो पास आया तो वो धीरे धीरे घूमने लग गया, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड चल रही है आगे, दूर गया तो तेजी से चल रहा है, ठीक है, तो पास आ रहा है तो धीरे चल रहा है। तो ये जब हो रहा है तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उसका मोमेंट, जब वो पास आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। मतलब ये अब तेजी से घूम रहा है, अब ये तेजी से घूम रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर गया फिर आया, तो जब दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका इंक्रीज हो जाएगा यानी कि तेजी से जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, तो फिर ये धीरे धीरे रोटेट करेगा और पास आते आते फिर तेज घूमने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन का। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो सभी को समझ में आया प्लैनेटरी मोशन कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर आता है एक मैन कैरिंग हैवी वेट्स इन अ हैवी his handle and standing on a rotating turntable can change the angular speed of the turntable। ये एग्जांपल बेसिकली हो गया कि अगर आप देखो कि जैसे आपने देखा होगा कि जो डांस करते हैं, बैली डांस करते हैं, वो घुमाता है, या फिर जो आइस स्केटिंग करते वक्त डांस करते हैं, तो वो देखना कभी अगर जैसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो पहले हाथ को क्लोज रखेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ ओपन कर देंगे, या फिर हाथ पहले इनकी खोल के रखते हैं, घूमते वक्त हाथ खोल के रखते हैं, फिर धीरे 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 हाथ को क्लोज कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रेडियस डिक्रीज हो रही है, रेडियस डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसे जैसे वो हाथ को अपने क्लोज लेके आते हैं वो तेजी से घूमने लगते हैं,
ठीक है। और जैसे ही धीरे धीरे हाथ खोलेंगे फिर वो स्लो हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हाथ को क्लोज कर रहे हैं, रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेडियस डिक्रीज होने की वजह से उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जा रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, इसलिए वो तेजी से घूमने लगेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। आपने एक और देखा होगा कि डाइवर जब जंप करता है, जब वो क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल में जब डाइवर जंप करता है तो वो अपने आप को स्टार्टिंग में ओपन रखता है बॉडी को और फिर क्लोज कर लेता है। ठीक है, जंप करते ही क्लोज करता है तो वो तेजी से घूम रहा होता है। पर जैसे ही सरफेस, वाटर के सरफेस पे आता है तो अपनी बॉडी को ओपन करता है तो वो घूमना तेज कम कर देता है। ऐसा क्यों है? इसी की वजह से, क्योंकि जैसे ही उसने क्लोज कर रखा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रखा था, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रखी थी। जैसे ही सरफेस के आने के बाद वो अपनी बॉडी को ओपन करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि अब वो धीरे धीरे रोटेट करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। तो इस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैलिड आंसर वाले, आइस स्केटिंग वाले जो घूमते घूमते एकदम ऐसे करतब दिखाते हैं, वो उनका काम वो यही यूज करते हैं, फिजिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई अनोखी बात वो यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? एप्लीकेशंस? यस सर। Yes, sir. तो ये एप्लीकेशन इस टॉपिक के बेस पे पूछे जाते हैं, आंसर्स पूछे जाते हैं। तो इनके प्रॉपर प्रॉपर पूरे आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है कि क्या हुआ तो क्या हुआ। ये ऐसे एक क्वेश्चन आता है, केवी में भी आ चुका है एक बार, मैंने देखा था। मैं तो ऐसे ही पूछता था ये क्वेश्चन बच्चों से, एक लास्ट ईयर या उससे एक बच्चों इस केवी के पेपर में ही आ गया कि अगर बताइए कि जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डे और नाइट के टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब कि क्या हो सकता है, कुछ इफेक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है आपके अकॉर्डिंग? आपके लिए ये क्वेश्चन है। बाकी तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन था मेरा। सर डे और नाइट पे बस, मतलब सीजन्स वगैरह पे नहीं? डे नाइट के टाइम पे पूछ रहा हूँ मैं। सर गर्मी बढ़ सकती है दिन में ग्लोबल वार्मिंग से? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, या यूं कह लीजिए ड्यूरेशन ऑफ होल डे। What will affect on 24 hours of a day? It will decrease or increase or no change. So basically मैं आंसर दे देता हूँ। बेसिकली क्या है कि अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो इट विल मेल्ट इन सी। और सी, देखो जब भी हम अर्थ का रेडियस मेजर करते हैं या कोई भी चीज़ हम सरफेस मेजर करते हैं तो हम सी लेवल से मेजर करते हैं, क्योंकि सी लेवल एक इवन माना जाता है, क्योंकि सी लेवल बराबर है। क्योंकि अगर आप लैंड पे आओगे तो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, पर सी लेवल हम देखते हैं कि वो बराबर है। तो जब भी हम डिस्टेंस या कोई भी लेवल मेजर किया जाता है अर्थ का, तो वो सी लेवल से मेजर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ऐसे में क्या होगा कि जो लेवल ऑफ सी है वो इंक्रीज होगा। अब लेवल ऑफ सी अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज होता है। तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज होगा, आर इज इक्वल टू इंक्रीज होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स की बॉडी सन के चारों तरफ ज्यादा तेजी से रोटेट करेगी और अपने आप में धीरे से रोटेट करेगी। ठीक है, तो ऐसे में रिवोल्यूशन उसका इंक्रीज हो जाएगा, पर जो हम कहें कि स्लो हो जाएगा, और जो अर्थ रोटेट करिए वो भी स्लो हो जाएगा। तो रोटेट, अगर रोटेशन स्लो हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो डे और नाइट का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि 24, जो अभी तक डे और नाइट मिला के 24 आवर होते हैं, वो आगे चल के इंक्रीज हो सकता है।
ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये एक इसका इफेक्ट है। ओके सर। समझ में आई बात कि रेडियस इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये जहाँ पे ये ऐसे तेजी से घूम रहा था वो स्लो स्लो घूमेगा, क्योंकि 24 आवर क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन इज 24 आवर, है ना, एक कंप्लीट रोटेशन इज अ 24 आवर। तो बेसिकली जब ये धीरे धीरे रोटेट करेगा तो एक कंप्लीट रोटेशन करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, और एक कंप्लीट रोटेशन करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा तो ऐसे में उसका एक डे जो है हम 24 आवर्स का मानते हैं वो फिर उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली है, यानी डे और नाइट लॉन्गर हो जाएंगे, आप ये कह सकते हो द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वुड बी लॉन्गर। तो ये चीज़ डे होती लॉन्गर ना हो, नाइट हो जाए तो चलेगा। है। देखो डे अभी के लिए आपको ऐसा लगता है कि डे लॉन्गर ना हो, बट जहाँ आप अगर नॉर्थ में जाओ, मॉस्को में जाओ, इस तरफ चले जाओ, रशिया की साइड चले जाओ, तो वहाँ तो 3-3 महीने तक सूरज उगा हुआ है, 3-3 महीने तक सूरज डूबा हुआ है। तो ऐसा चलता है वहाँ पे। तो कहीं एक तो स्टेट जहाँ पे 3-3 साल तक सूरज दिखता सर नहीं इन्हें है। पता कैसे चलता होगा उठना कब है सोना कब है? तो वो या टाइम मर्जी के। टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर वहाँ पे, यहाँ की ये टाइम मॉर्निंग का है, क्योंकि ऑल टाइम नहीं होता ये। मतलब क्या होता है कि जैसे कि 3-4 महीने ऐसा हुआ कि आ, मतलब आप अगर मॉस्को की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी फ्रेंड रहती है वहाँ पे, तो मॉस्को में का क्या हिसाब है कि जैसे हमारे यहाँ सन कैसे जाता है ऐसे ऊपर से निकलता है, उनके यहाँ सन कैसे निकलता है ऐसे निकलता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे जाता रहता है। तो उनका मतलब यूँ समझ लो रात के 11 बज रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था पूरा शाम हो रही है, ऐसा हो रहा होता है वहाँ पे। तो मतलब डे जो नाइट का ड्यूरेशन है वो कम है, मतलब अंधेरा बहुत कम टाइम के लिए होता है। एक टाइम ऐसा था कि अंधेरा बहुत कम टाइम के लिए होता है, और एक टाइम ऐसा था कि अंधेरा होता ही रहता ही है, मतलब उजेरा ही बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो ऐसा वहाँ पे चलता रहता है। तो आप कंफ्यूज आओगे कि वहाँ पे ये हो क्या रहा है भैया। ठीक है, तो मतलब कई कई दिन तक सूरज देखने को नहीं मिल रहा है, अंधेरा है सब जगह, कई कई दिन तक रात देखने को नहीं मिल रही है, बहुत चीजें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे कंट्रीज भी हैं, ऐसे स्टेट्स कंट्रीज भी हैं, ऐसी जगह भी हैं, ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे आप नेचर के मिरेकल्स को देख सकते हो। इट्स लाइक अ मिरेकल बट बेसिकली इट्स अ साइंस, बट सीम्स लाइक अ मिरेकल, क्योंकि आप लोगों ने कभी हम जैसे लोग जो इंडिया में रह जाते हैं तो वो बेसिकली हमें फिर वो मिरेकल सही लगेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि हमें स्काई ब्लू दिखता है यहाँ पर, और बहुत सी कंट्री स्टेट्स हैं जहाँ पे रात में ग्रीन दिखते हैं, ग्रीन भी दिखता है। तो ऐसा बहुत चीजें हैं, हाँ बहुत सर, चीजें। वही ऑरोरा इफेक्ट जो होता है। हाँ हाँ, तो ये बहुत अच्छा चीजें लगता है हैं। पर वो। हाँ, तो यही चीज है, घूमना जरूरी चाहिए, देश में घूमो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मेरी जज्बातों को जगा रहे हो आप लोग, चलिए। हाँ सर, आप तो बहुत ही घूमने फिरने वाले इंसान थे। घर में बैठना पड़ रहा है आपको भी। आज तो घूमने बैठना पड़ रहा है, सही बात है। चलिए कोई नहीं, आएगा मौका, आएगा, कभी तो खत्म होगा ये वायरस। हाँ, तो हम लोग वो तो बात कर है। रहे थे इसकी, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये अच्छे से आप लोगों ने सीखा। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल, हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन क्लास खत्म करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, दैट इज a small block is rotating in horizontal circle at the end of thread which passes down through a hole at the center of table। मतलब क्या हुआ कि एक टेबल है, एक टेबल में बॉक्स है, उस बॉक्स को धागे से टेबल के सेंटर पे बांध रखा है, और वो बॉक्स चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। समझ गए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग एट 2.5 आरपीएस, और मैंने ये आरपीएस आपको समझाया था, आरपीएस क्या था, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड ये समझाया था मैंने, इसलिए न्यूमेरिकल करना जरूरी होता है। क्या कहते हैं, इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग एट 2.5 आरपीएस, यानी रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है, जब भी आरपीएस दे रखा हो तो क्या दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2.5 आरपीएस। कई बार आपको आरपीएम भी दे रखा होगा, आरपीएम क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग एट 2.5 आरपीएस इन ए सर्कल ऑफ 30 सेंटीमीटर रेडियस। तो 30 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 30 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोटेशन व्हेन द थ्रेड इज पुल्ड इनवर्ड टू डिक्रीज द रेडियस टू
10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर वो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर रेडियस को हम डिक्रीज कर दें, यानी कि ये 1 केस हो गया, 2 हो गया, रेडियस हम 30 से 10 सेंटीमीटर कर दें, वही वाली बात होगी कि अब पहले आप दूर हाथ खोल के घूम रहे थे, अब हाथ ड्रॉ कर दिया, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी निकालना है कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि अब रिवोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी μ2 निकालना। तो सिंपल सी बात है, रेडियस का इफेक्ट है, रेडियस कम कर दिया, स्पीड का इफेक्ट है, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2 होता है, जो हमने पढ़ा है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये हमने रिलेशन पढ़ा है, ठीक है। अब अगर I इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो I इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है ना। I इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, m1 r1 स्क्वायर और m2 r2 स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। नाउ द केस इज, अब देखो दूसरी बात, ओमेगा, ओमेगा का यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, कई फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना, ओमेगा और इसमें क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी में, वो होता है 2 पाई न्यू, ये मैंने पहले भी बताया है, और न्यू इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, तो ये भी एक रिलेशन है ओमेगा के लिए, तो ये हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई न्यू 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई न्यू 2। तो अब देखो कैंसिल क्या हो सकता है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बॉडी सेम है तो मास तो सेम होगा, कैंसिल। तो आप देखो न्यू 1 r1 स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू 2 r2 स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, न्यू 2 की वैल्यू निकालनी है, तो न्यू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू 1 r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर। सिंपल इज दैट। पहले हमने रिलेशन निकाल लिया सारी रिलेशंस के बेस पे, न्यू 1 हमारे पास 2.5 है, r1 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है का स्क्वायर अपॉन में r2 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर अगर आप देखो तो ये भी हमारे पास क्या है, कैंसिल ही है, मतलब इसको अगर आप देखो 2.5 तो 30 यानी कि 900 अपॉन में 100, 9 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 2 4 22, 22.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो इस फ्रिक्वेंसी यानी कि स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 22.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, 22.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये सभी को क्लियर हुआ, कैसे निकाला हमने? यस सर। करुणा, सुमन, यशस्वी? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो ये चीज हुआ। अब इसी टाइप के न्यूमेरिकल हैं, आप नोट्स ओपन करेंगे जो मैंने गूगल क्लासरूम में भेज रखा है, आप नोट्स ओपन करेंगे, इसमें एग्जाम्पल जो दे रखे होंगे को न्यूमेरिकल करने के लिए, सिमिलर इसी बेस के न्यूमेरिकल हैं, कुछ अलग नहीं है, तो इनको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर हमारा 2-3 टॉपिक रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश, ठीक है। ओके एवरीवन, किसी को कोई डाउट किसी चीज से? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। हैव अ गुड डे सर। सेम टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सर।